जोरदार तालियों के साथ पद्मश्री गुलाबो जी का स्वागत करें। Enjoy? नमस्ते फ्रेंड्स। दोस्तों, आज के हमारे गेस्ट है पद्मश्री गुलाबो सपेरा जी। She was the seventh child of her parents. She was buried alive within an hour of her birth, but later rescued by her aunt, a legendary folk artist. Gulabo was not only got the flamboyant dance style Khalvelia, conceptualized and choreographed by herself, identified across the globe, but got her community a nomadic one, a never imagined recognition. Battling all the odds that life thrust upon her, she proceeded with courage and perseverance over the honor of the nation, her community, and her family. The turning point of her life came when she was dancing with her community, women in a fair at Pushkar at the age of 7. There she was noticed by representatives of Rajasthan Tourism Department, Ms. Trupti Pandey and Mr. Hemant Singh, who were quite enthralled by the gyrations and suppleness of her dance. Her overseas performance in the US established her as an ambassador of the folk heritage of Rajasthan, president of the All India Kalbelia community. Today she is treated as an institution, a hallmark of the state with a plethora of national and international awards, a visiting faculty at institutions in countries like Denmark, France, USA. She has visited 165 countries. She wished to set up a dance school in Pushkar amidst the people of her own community. She has also taken up the cause of educating the girls and boys of her community and working tirelessly for the image makeover of the community through the Gulabo Sapira Nritya and Sangeet Sansthan. She secured National Award in 91, felicitated with Sangeet Natak Academy Awards, Rajasthan Gaurav, Rajasthan Ratna, Kunizan Award, Gold Medal by the Queen Elizabeth in 1986, Maharana Pratap Mewar Award, and Padma Shri in 2016, and many more. Padma Shri Gulabo Sapera became a celebrity dancer later in life. So, तो गुलाबो जी अपने आप में एक अवार्ड है देश के लिए. So let's welcome her. She's with us today. So let's welcome her and listen to her life story and celebrate her success. गुलाबो जी, आप आराम से बैठ जाइए. मुझे आपसे बहुत सारी बातें करनी है. खम्मा गणिसा. गणी खम्मा. अब बहुत खूबसूरत लग रही है आज राजस्थानी ड्रेस में. वैसे भी अब तो राजस्थान की आन बान और शान है. गुलाबो जी, जाको राके साई मार सके ना कोई. क्या कहना है आपका? हम लोग जब कालबेलिया समाज से हैं, बीन बजा के और सांपों को घर घर जाके उनकी पूजा करवाने वाले लोग हैं. तो हमारे समाज में ये प्रथा थी कि लड़कियों को नहीं रखना है और मतलब लड़का होता तो ठीक है लेकिन लड़की को नहीं रखना है. तो इस तरीके से हमारा ये समाज में था. तो जो भी लड़की होती थी उसको जिंदा ही गाड़ देते थे. तो मेरे भी घर में ऐसे ही हुआ कि मेरे घर में भी मेरा 7वां नंबर है. पहले 3 बहनें थी और 3 भाई हुए. फिर 7वें नंबर पे मैं हुई. तो हमारे घर में 3 बहनें यूँ थी कि पापा है वो माता के पुजारी थे. तो वो बेटियों को नहीं मारते थे. वो कहते मैं जिस बेटी की पूजा करता हूँ, जिस माँ की पूजा करता हूँ, उस माँ को मैं कैसे मार सकता हूँ. इसलिए मेरी 3 बहनें पहले से बची हुई थी. और जब मेरा जन्म हुआ तो धनतेरस के दिन जन्म हुआ. और मेरे को जो समाज की औरतें जो जन्माई थी वो ही ले जाके मुझे जमीन में गाड़ दिया. क्योंकि वो मेरे पापा उस रोज घर पे थे नहीं. पापा चले गए मार्केट दीपावली का सामान लेने के लिए कहीं शहर में और मैं हुई गांव में. तो मेरी माँ को होश रहा नहीं कि लड़का हुआ या लड़की. औरतों का मौका लगा, उस रोज मुझे गाड़ दिया जमीन में. शाम की 7 बजे हुई थी मैं. और जब मेरी माँ ने पूछा कि मेरा लड़का हुआ या लड़की, तो औरतों ने कहा कि जो भी हुआ वो तो बोला खत्म हो गया. मेरी मौसी से बात करी मेरी माँ ने कि बोले मेरे को बता क्या हुआ था. कि बोले लड़की हुई थी पर उसको जमीन में गाड़ दिया. तो मेरी माँ रोने लगी कि बोले हमारे तो घर में ये प्रथा है रखी ही नहीं हम लोगों ने कि हम माता के पुजारी हैं. तो इस तरीके से फिर मेरी मौसी से मेरी माँ ने कहा कि तू लेके आ जा. मेरी मौसी ने कहा कि नहीं मैं नहीं ला सकती भाई, समाज के खिलाफ थोड़ी ना जा सकती हूँ. मेरी माँ ने कहा कि तेरे 5 लड़के हैं, लड़कियां नहीं, तू ही रख लेना उसको, ले तो आ उसकी जान बचेगी.
तो इस तरीके से दोनों बहनों ने बात करी। तो मेरी मौसी ने कहा कि अभी सोने दे सबको, उसके बाद देखते हैं। तो फिर मेरी माँ और मेरी मौसी मुझे रात की 12 बजे निकाल के लेके आई, जहाँ मुझे गाड़ा हुआ था, दफनाया हुआ था, वहां से मेरी माँ और मेरी मौसी निकाल के लेके आई मुझे वहां से। लगभग 5 घंटे। मैं शाम की 7 बजे हुई थी, 7 साढ़े 7 हाँ। बजे मुझे गाड़ा और जन्मते ही, और रात की 12 बजे मुझे निकाल के लेके आए था, तो वो तो मर गई होगी। फिर मेरी जी। माँ ने कहा कि नहीं, मेरा विश्वास है, और मेरी आंख में कहती कि मेरी बेटी जिंदा है, वो मरी नहीं है, एक बार ही देखते हैं अपन चल के, कोशिश तो करते हैं। और उनकी कोशिश कामयाबी में ढल गई और मैं जिंदा मिल गई उनको। तो इस तरीके से अगर माँ चाहे तो क्या नहीं हो सकता, सब कुछ हो सकता है। वो माता है, जननी है, तो वो जन्म देती है, जी। उसका विश्वास कभी खाली नहीं जाता है। उसका विश्वास जीता मेरी माँ ने। और मैं तो ये भी कहती हूँ कि मेरी माँ ने जैसे कोशिश की और मेरे पापा ने मेरे को साथ दिया, जैसे हर माँ अगर कोशिश करे अपनी बेटी के लिए, तो कोई बेटी की नहीं तो कन्या भ्रूण हत्या होगी, और नहीं किसी को बेटी को मारा जाएगा, नहीं बेटियों को दुख होगा। तो गुलाबो नाम किसने रखा? मेरा नाम धनवंती है जन्म का। तो मैं एक बार बहुत बीमार हो गई थी, तो पापा ने मुझे अजमेर ख्वाजा शरीफ लेके गए, वहां पे ले जाके लिटा दिया। डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था कि बोले ये लड़की तो मरने वाली है, आप तो घर ले जाओ। मेरे पापा ने कहा कि जो लड़की 5 घंटे जमीन में गड़ी रही और धरती अजमेर पीर बादशाह की धरती पे जन्मी हुई बेटी कैसे मर सकती है मेरी। तो मेरे पापा को बहुत विश्वास था ख्वाजा शरीफ पे। वो ले जाके मुझे दरगाह के सामने सुलाया, और 1 डेढ़ घंटे बाद में गुलाब का फूल मेरे सीने पे आके गिरा, और मैं जिंदा हो गई एकदम, मतलब हाथ-पाँव चलने लगे मेरे। तो साहब मौलाना साहब ने कहा कि बोला वो आपकी बेटी सही हो गई है, ज़िंदा हो गई, ले जाओ उसको। तो मेरे पापा डर गए कि आपको कैसे पता चला? कि मुझे पता था कि तुम बहुत बेहोश लड़की को लेके आए हो, एक तरीके से मुर्दा ही लड़की थी ये। लेकिन मैं भी देख रहा था कि आपका विश्वास कितना जीतता है। तो इस तरीके से गुलाब का फूल आके मेरे सीने पे गिरा था, तो मेरे पापा ने कहा कि वो धनवंती को लेके आया था मैं, वो धनवंती मर गई और मैं आज गुलाब को लेके जाता हूँ। तो उस वक़्त से मेरे पापा मुझे गुलाब बोलते थे। और गुलाबो सपेरा? जब बचपन से जब मेरे को गाँठ दिया था, और जब मेरे को निकाला, जब मैं 5-6 महीने की हो गई थी, तो मेरे पापा डरते थे हमेशा। मेरे पापा इसलिए डरते थे कि समाज वाले लोग जो थे वो हमेशा ये कहते कि ये तो मुर्दा लड़की थी, ज़मीन में से गाड़ी हुई लड़की को तुमने निकाला है, तो इस लड़की को ज़िंदा रहने का कोई हक नहीं, इसको तो मरना ही चाहिए। तो मेरे पापा डरते थे कि कहीं समाज के लोग मार नहीं दें इसको। तो मैं 6-7 महीने की थी, मेरे पापा मुझे साथ लेके जाते थे, तब सांपों को नचाने जाते थे तब। तो वो सांपों का बचा हुआ दूध मुझे पिलाते पापा, और सांपों को नाचते हुए देखते-देखते मैं बड़ी हुई उन्हीं के साथ। सुबह लेके जाते, मुझे शाम को लेके आते थे। तो मैं वो 8-10 घंटे सांपों के साथ रहती थी। शाम को सोते तब हमारे टिपारा हमारे गुदड़ों के हमारे रजाई के अंदर रहता था। तो इस तरीके से सांपों के साथ में पली-बड़ी, और सांपों के साथ में नाची, उन्हीं से मेरे को प्रेरणा मिली। जब 1 डेढ़ साल की थी मैं, तो उनके साथ ही डांस करने लग जाती, उनको गले में पहन लेती, कभी साँपों के ऊपर मैं गिर जाती, कभी साँपों को लेके गिर जाती। तो इस तरीके से मैं बस साँपों के साथ ही मुझे उन्हीं का झूठा दूध पी-पी कर, वही बीन की धुन और डफली की थाप, वो दिमाग और दिलों में, पूरी बॉडी में वो मेरे प्रेरणा मिली मेरे पापा से और साँपों से, इस डांस की भी। कालबेलिया डांस पहले से था या फिर आपसे ही शुरू हुआ? ऐसे नहीं था कालबेलिया डांस, और ये डांस नहीं था। पहले ये होता था कि हर समाज में होता है डांस, तो हर औरत करती है, हर समाज में होता ही है थोड़ा बहुत। शादी-ब्याह में हो जाता है, जैसे होली के दिनों में हो जाता है। तो हमारा आदमी लोग जाते थे लेडीज बन के होली के दिनों में नाचने के लिए, लेकिन लड़कियाँ नहीं जाती थी, औरतों को अलाउ नहीं था नाचना और जाना। तो इस तरीके से जब 2-3 साल की थी, जब मैं डांस करना स्टार्ट किया, तो वैसे तो समाज वाले कहते हैं कि ये बेटी है, बेटा नहीं, आप इसको मत लेके जाओ। तो मना करते थे, लेकिन फागुन के महीने मुझे ज़रूर लेके जाते थे। जब फागुन का महीना आता, होली के 1 महीने पहले, और जब पुष्कर मेला भरता, तब मुझे ज़रूर लेके जाते थे, क्योंकि मैं बच्ची थी, नाचती थी। औरतें पैसे भी देती थी और आटा भी देती थी। तो उनको लगता कि बच्ची के ले जाने से काफ़ी हेल्प होती है। वैसे जब होली निकल जाती तो मुझे नहीं लेके जाते, फिर मुझे डाँटते थे कि काहे को नाचती है, लड़की है तू, वो है। तो मैं ये सोचती थी कि मुझे 1 महीना खूब प्यार से उठा के ले जाते हैं, नचाते हैं, कुछ खिलाते हैं और फिर ही डाँटना स्टार्ट कर देते हैं।
मेरे समझ में नहीं आते इनके चक्कर। हर बार त्योहार पे डांस करना और इस तरीके से, तो समाज वाले कहते हैं कि भाई ये लड़की है, लड़का नहीं, इसको तो सांपों के साथ नचाता है, बीन बजवाएगा क्या अपनी बेटी से, तो नचवाएगा क्या अपनी बेटी को। तो मेरे पापा को डांटते थे और पंचायतियां बैठती थी और इस तरीके से छुप छुप के लोग मुझे देखते थे कि क्या बेटी को नचा रहा है, क्या बेटी को बीन बजवा रहा है, क्या करता है। तो इस तरीके से फिर मेरे पापा ने मुझे घर रखना स्टार्ट कर दिया था कि नहीं बेटा, अब आप घर रहो, समाज वाले लोग एतराज उठाते हैं। तो फिर मैं बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी और रोती थी। तो मेरी माँ ने कहा कि बोले ठीक है, अब मैं सिखाती हूँ तेरे को, मैं नचाती हूँ। तेरे को नाचना ही है ना, मैं नचाती हूँ। पर्दा लगा के तम्बू के, और फिर मेरी माँ मुझे टेंट के अंदर 1 डेढ़ घंटा नचाती और गाना भी सिखाती थी। बोले ऐसे-ऐसे गाने होते। फिर मैं लड़कियों के साथ में जंगल में चली जाती, बकरियों के, गधेयों के चराने के लिए, बलिता चुगने के लिए। तो लकड़ी-वकड़ी चुग के लाते थे शाम को रोटी बनाने के लिए। तो मैं तो वहाँ नाचने लग जाती, भूल जाती कि मैं लकड़ी लेने के लिए आई हूँ यहाँ पे। मैं तो वहीं नाचने लग जाती और नाचते-नाचते शाम हो जाती, मुझे तो पता ही नहीं चलता। तो सारी लड़कियाँ घर आ जाती, कहते बोले गुलाब कहाँ गई? बोला हमें पता नहीं, वो तो लकड़ी-वकड़ी कुछ नहीं चुग रही थी, नाच रही थी वहाँ पे नीम के नीचे, हमें पता नहीं कहाँ है वो। तो माँ आती थी फिर शाम को ढूँढते-ढूँढते मुझे। तो जी। बस इस तरीके से नाचते-नाचते पुष्कर मेला में पहुँच गए हम लोग। हुँ, तो पुष्कर मेला में तो मुझे नचाते, तब मैं 7 साल की हो गई। तो जब पुष्कर मेला में डांस कर रही तो फिर वहाँ पे काफ़ी भीड़ इकट्ठी हो रही थी। कोई 1-1 2-2 पैसा दे रहे थे। तो उधर से हिम्मत सिंह जी और तृप्ति पांडे अपना टूरिज़्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर थे, जो फ़ोटो खींचते-खींचते पुष्कर मेला वो टीलों पे आ गए कि उधर देखते भीड़ हो रही क्या है? तो देखा एकदम हुँ, तो बोले यार ये तो छोटी-सी लड़की नाच रही है और पहले बार देख रहे हैं अपने मेले में। मेरे बदन के हाथ लगा के देखा शरीर के, बोले तेरे शरीर में हड्डियाँ हैं या बगैर हड्डियों की है तू? ऐसे सांप की जैसे पलटे खा-खा के डांस कर रही है, कौन है तू? तो मैं तो डर के मारी कुछ बोली नहीं। मैं इतनी गोरी, इतने लंबे-लंबे बाल, ऐसे परी की जैसे लग रही थी, तो मैंने कहा मैं जो सपने में देख रही थी मैम वो ही है। ये मेरी सपने वाली परी मैम है। तो मैं तो कुछ बोल नहीं सकी, मैं देखती रही। और मेरे चाचा जी मेरे साथ में जो औरतें थी वो कहा, बोले मैडम ये बचपन से नाच रही है और इसने पता है आपको सांपों का झूठा दूध पिया हुआ है इस लड़की ने। तो हुँ, ये बचपन से नाच रही है, हम लोग बड़े प्यार से नचाते हैं इसको, और समाज वाले जी, नहीं मानते, तो हम छुप के लेके आते हैं इसको यहाँ नचाने के लिए। तो मैडम ने कहा जी, कि जैसे यहाँ नाच रहे हो वैसे शाम को नाचोगे, लोग ऐसे बैठ के देखेंगे, पर वो पैसे नहीं फेंकते, हम देंगे पैसे बाद में आपको, लेकिन वहाँ आप डांस करना है शाम को। उनको हम लोग जी, प्रोग्राम बोलते हैं। तो हमने सोचा हाँ, प्रोग्राम तो समझते नहीं मैडम प्रोग्राम क्या होता है? तो बोले जैसे आप जी, यहाँ नाच रहे हो वैसे वहाँ नाच लेना। जी, फिर हम लोग शाम को वहाँ चले गए स्टेज पे और वहाँ पे मैडम ने मुझे घुंघरू लेके दिए किसी से, और वो घुंघरू बाँधे मैंने पहले बार और घूंघट निकाल कर स्टेज पे मैंने डांस किया। इतना अच्छा लगा कि जैसे मैं उस रोज़ मुझे फ़ील हुआ कि मैं शायद इस स्टेज के लिए जन्मी हूँ। और इतना जैसे वो स्टेज मुझे ऐसा लग रहा है कि मंदिर, और पब्लिक जो बैठी थी सामने वो ऐसे भगवान की जैसे मुझे नज़र आ रही थी कि जैसे भगवान बैठे हैं मेरे। फिर दूसरे रोज़ भी बुलवाया भाई जी ने, तृप्ति मैम ने, फिर दूसरे रोज़ भी हमने डांस किया और दूसरे रोज़ मुझे नहीं लेके जा रही थी वो औरतें, सब मुझे वहाँ छोड़ के चली गई चाय की थैली के नीचे बिठा के कि मैडम ने तो तेरे को पास कर लिया और मैडम ने तेरे को बहुत पसंद कर रही है, तो वो तो तेरे को पता नहीं क्या देगी या कहाँ ले जाएगी, तो हम पास होएँगे वहाँ जाके। मैंने कहा चले जाओ। ये तो मैडम को बोला कि मैडम हम लोग आ गए। बोला आ गए तो वो बच्ची कहाँ है? वो गुलाब कहाँ है? तो बोले मैडम वो तो वो नहीं है, बोले वो तो यहाँ घर पे ही रह गई। बोले मुझे बताओ तुम्हारा घर कहाँ है? मैं वहाँ से लेके आ जाती हूँ। बीमार है तो मैं डॉक्टर को चेक कराती हूँ। और तुम लोगों की बदमाशी तो उन बच्ची को कहीं न कहीं बिठा के आए हो या छुपा के आए हो। बोले भाग जाओ यहाँ से। उनको जब टेंट से बाहर निकाल दिया, तब फिर मेरे पास आए वापिस। मुझे कहा कि तेरे को जो पूछे तो कह देना कि मुझे बुखार हो गया था। तो मुझे हुँ, लेके गए, मैडम से मिलवाया, फिर काकू बोले यहाँ ऐसा हाथ डाल ले तू और ऐसे गरम-गरम हाथ लगने चाहिए तेरे। तो मैडम ने कहा तेरे को बुखार हो गया था, तो मैंने नाड़ का ऐसे किया लटका, मैंने कहा हाँ। तो मैडम ने मेरे को गोली दी इतनी मोटी, गवर्नमेंट की टिकिया व्हाइट वाली, इतनी कड़वी थी वो खानी पड़ी मुझे। और फिर मेरे को शाम को डांस करवाया। दूसरे रोज़ फिर जी, बुलवाया सुबह, फिर मुझे पैसे दिए मैडम ने ₹50, और उन कलाकारों को भी, दूसरे जो लोग थे उनको भी पैसे दिए और कहा कि जयपुर आना। इतना कह के मैम तो आ गए, मेला खत्म हो गया। जी, समाज वालों को पता चला कि ये लड़की तो 2 रोज़ से तख्तों पे डांस कर रही है।
और बोला इनको तो ये तो बोला किसी और ही माहौल में डल गई है। तो फिर बहुत बड़ी पंचायती बैठ गई। फिर मेरे पापा को समाज से बाहर करना स्टार्ट कर दिया कि तू तो जात बाहर होगा, तेरे को तो हम समाज से बाहर निकालेंगे। तेरी बेटी ने तख्तों पे डांस करके आई है और वहां पे अच्छी लड़कियां नहीं करती। इस तरीके से खेल पार्टी वाले करते हैं, वो करते हैं, मतलब बुरा बुरा नाम देने लगे। फिर मेरे पापा ने कहा बच्ची है, ये अकेली थोड़ी ना गई नाचने के लिए, इनको तो औरतें लेके गई है और कोई बात नहीं, पर नहीं। फिर उन्होंने जुर्माना किया समाज वालों ने और कहा कि अब दोबारा कभी नाचते हुए दिखेगी तो इस लड़की को माफ नहीं किया जाएगा, और नहीं तुम्हें बोले तुम्हें समाज से बाहर निकाल देंगे हम लोग। तो इस तरीके से फिर वो पूरा कठिनाई कठोर फैसला लिया उन लोगों ने। इधर मैं जयपुर में आते ही वो बुलाने के लिए तैयार हो गई। सबको इलारुन जी को, रमा पांडे जी को, सबको बोला कि मैं ऐसी लड़की देख के आई हूँ, आप देखो आप देखो। तो वो आए तो बोला मुझे वहां भेजा किसी को लेने के लिए, तो मेरे पापा ने समाज वालों ने मना कर दिया कि नहीं ये लड़की नहीं जाएगी जयपुर। तो यहाँ जयपुर में कोई रामबाग होटल में बैठते थे हमारा समाज के लोग, सांपों को नचाते थे। उनको कहा कि तुम वो छोरी गुलाब नहीं आई ना तो तुम सांपों को नहीं नचाओगे, यहाँ भाग जाओ यहाँ से तुम लोग, वो तुम्हारे समाज की लड़की, तुम लेके आओ उसको जाके। फिर वो समाज के लोग वहां आए कि बोला हमारे को तो हमारा तो रोजी रोजगार ही छूट गया, मैडम ने निकाल दिया वहां से, बोला इस लड़की को भेजो वहां मैडम से मिलने के लिए। फिर समाज वालों ने, अजमेर वालों और पंचों ने मना कर दिया कि नहीं हमारी लड़की जयपुर नहीं जाएगी। मैंने सुन लिया कि मैडम बुला रही है मुझे और मेरे को वहां जाना है। तो मैंने मेरे भाई के साथ बात करी, मैं भैया मुझे लेके चलो उस मैडम से मिलना है। तो बोले बेटा वो तो पता नहीं कहाँ जयपुर, अपन तो जानते ही नहीं है। मैंने कहा कहीं नहीं, बस में बैठ जाएंगे जयपुर जयपुर करते करते। बोला अपन तो जंगल में रहते हैं। मैंने कहा आप चलो। मैं रोने लगी तो फिर रात की 1 बजे उठा के लेके आए मेरे भाई, मेरे को कंधे में बिठा के, और कितने 8-10 किलोमीटर पैदल चले हम। हाईवे पे पहुंचे सुबह, फिर वहां से बस ली और फिर हम लोग जयपुर आ गए। मम्मी पापा को किसी को नहीं बताया, चुपचाप ही उठ के भाग के आ गए। तो सुबह उनको पता चल ही गया कि हाँ ये तो दोनों बहन भाई चले गए जयपुर, वो कह रही थी जयपुर जाने की जिद कर रही थी, तो वो तो चली गई। तो फिर बाद में समाज में कहा कि तेरी बेटी तो भाग गई। मेरे पापा ने कहा भागी नहीं है मेरी बेटी, उसके भाई के साथ गई है और वो दोनों बहन भाई जयपुर रहेंगे, हम नहीं जा रहे जयपुर। वो अब हमारे घर से भी चली गई तो वो अपने भाई के साथ रहेगी। तो मेरे मम्मी पापा भी नहीं आए थे, बहुत लेट आए थे मेरे मम्मी पापा, 6-7 महीने बाद आए थे। और हम दोनों बहन भाई यहाँ रहते थे, हमारे कोई समाज के यहाँ डेरे लगे हुए थे, उन पे उनके पास जाके रहना स्टार्ट कर दिया हमने। लेकिन मैं मैम से आके मिली और फिर मैं जयपुर रहने लगी। ये डेरों में तंबू भी नहीं था बिछाने के लिए, हमारे पास कुछ कपड़े भी नहीं, पहनने को कोई कपड़े नहीं, कुछ भी। और भैया रक्षा चलाते पूरे दिन और शाम को क्या आते थे। तो बस ऐसे रहे हम लोग। फिर जयपुर की जो हमारी महारानी गायत्री देवी जी है, वो उनको पता चला कि ये लड़की को बंद कर रहे हैं, डांस नहीं करवा रहे, तो वो बुलवा के मेरे पापा को समझा दिया था कि देखो बाबा ये तुम्हारी बेटी नहीं है, ये पूरा हमारे राजस्थान की बेटी है, पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, और एक दिन देखना पूरे वर्ल्ड की बेटी हो जाएगी ये। तो आपको इसको डांस करने देना है, इसको आगे निकलने देना है और आप इसको सपोर्ट करो। आप कहते हो कि आपकी स्पेशल बेटी है, तो ये स्पेशल ही है, ये पूरी दुनिया के लिए स्पेशल है, और इसको बोला आपको इसकी स्पेशलिटी जो है वो देखने दो सब लोगों को। मेरे पापा ने फिर प्रॉमिस कर लिया था कि बोला ठीक है महारानी साहब, आज से मेरी बेटी नहीं है आपकी बेटी है, मैं आपको देता हूँ, मैं लड़ता हूँ मेरे समाज वालों से, आप मेरी बेटी का ध्यान रखना। तो बस मेरे पापा ने ऐसे बोल दिया था उनको। तो मेरे पापा हमेशा समाज वालों से ये कहते कि कोई बात नहीं, मेरी बेटी अगर रास्ता छोड़ के कोई रास्ते चले तो आप चाहे जिंदा जला देना उसको, अगर वो अच्छा नाम करे तो उसको वाहवाही देना, आशीर्वाद देना, अगर वो गलत काम कर ले तो चाहे आप उसको जो मन पड़े आप वो सजा दे देना। क्योंकि मेरी बेटी को मैंने सरकार के हाथों में दे दिया है, वो टूरिज्म डिपार्टमेंट का सरकारी प्रोग्राम करती है, महारानी देवी की वो बेटी बन गई है धर्म की, तो अब आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है। तो इस तरीके से मेरे फिर कहते पापा पापा को, अच्छा अपनी बेटी को तो बोले तूने लोगों को दे दिया, पराये लोगों को दे दिया, सरकार को दे दिया। इस तरीके से अब समाज से नहीं समझते नहीं थे, जंगल में रहने वाले लोग थे। तो इस तरीके से शेर से भी चिढ़ते थे, शेर में चले गए तुम लोग तो, अब शेर का पैरान पहनोगे, शेर का तुम वैसे ही खाना खाओगे, उस तरीके से कपड़े पहनोगे, वो छोटे-छोटे वो जीन्स से पहनेंगी, वो करेंगी इस तरीके से बातें बनाते थे ये लोग खूब। लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने धीरे-धीरे सारी चीज़ का समाज का जो भी रूल था, धीरे-धीरे मैंने तोड़ा सब, कि अपने को 20 मीटर का घाघरा नहीं पहन के
5 मीटर के कपड़े में पूरे ड्रेस बन जानी चाहिए, जो मैं अभी पहन रखी राजपूती ड्रेस मैंने स्टार्ट किया। शहर में रहना चाहिए, लोगों को पढ़ाई करनी चाहिए, बच्चों को साथ अच्छी तरीके से व्यवहार कर, लड़कियों को नहीं मारना चाहिए। तो पर मैं पहले तो कभी किसी की नहीं सुनी। अमेरिका गई मैं जब तक, तो वो कोई कह रहा है तो मैं तो ठीक है, तू कहता रहे, मैं तो जा रही हूँ। मेरे को मेरे आगे भी फर गया तो 5 मिनट में रुकी और भैया रास्ता छोड़, मुझे जाना है। दीदी मैं रोऊंगी, पुलिस को बुला लूंगी अभी, ठीक है, मुझे प्रोग्राम में जाना है। तो इस तरीके से मैं लड़ के बहुत स्ट्रांग रहना पड़ा मुझे, और मैं निकलती रही। फर्स्ट स्टेज शो कब हुआ? मेरे पुष्कर जब मैं डांस किया था, जब मैं 7 साल की थी, 18 अच्छा, में। स्टेज फियर नहीं था आपको? अब डांस तो मैं करती थी, डांस तो मैं रोड पे भी करती हूँ, मिट्टी में भी करती, धूल में, कांटों में, सब जगह, पर लाइटों में और स्टेज पे मेरे को तो नाचना है, कहीं पे भी नचा दो, चाहे मुझे आज भी है, आज भी मेरा का यही है, मुझे आज भी नाचना है, कहीं पे भी नचा दो, चाहे रोड पे जी। नचा लो, चाहे आप मिट्टी में नचा लो, चाहे स्टेज पे नचा लो, आज भी मैं नाच लेती हूँ। मुझे डांस को लेके मेरे को ये नहीं है कि मुझे नहीं ये चाहिए वो चाहिए, नहीं, मेरे को अच्छा लगता है डांस करना, आप कहीं पे भी करवा लो। और फर्स्ट विदेश यात्रा कब हुई आपकी? अपना इंडिया फेस्टिवल हो रहा था, भारत महोत्सव वॉशिंगटन में, तब मैं गई थी 85 में वहां पे। जब पहले 84 में हो रहा था वो फेस्टिवल, इंदिरा जी लेके जा रही थी, फिर वो नहीं रहे, तो फिर 85 में फिर से राजीव गांधी साहब ने वो प्रोग्राम अरेंज किया, और वो फेस्टिवल था पूरा अदिति मेला के नाम से था पूरा। तो वॉशिंगटन जो म्यूजियम है उसमें था ये प्रोग्राम, 2 महीने 5 दिन रह के आए थे हम 85 में। और फिर मैं दिल्ली से मुझे वो दीपावली मेले पे हम लोग डांस कर रहे थे, तो वहां पे राजीव सेठी ने देखा, अजमेर जयपुर के हैं, बहुत बड़े साहब है वो ऑर्गेनाइजर, वो अदिति जो भी उनकी संस्था है उसके, तो उन्होंने मुझे देखा और उन्होंने फिर पास किया अमेरिका के लिए, और फिर जी। अमेरिका चले गए। तो फिर जाने से एक रोज पहले मेरे पापा गुजर गए थे, क्योंकि मेरे को 2 महीना रहने पड़ा वहां पे रिहर्सल के लिए दिल्ली। तो मेरे पापा से पहले 1 महीने बाद आके मिल के गई थी, फिर मैं वापस गई, फिर 15 दिन बाद आई थी, 2 बार मिल के गई थी, और तीसरी बार मैं मिली नहीं पापा से। फिर तो हमारे अमेरिका जाने की रवानगी थी, फिर एक रोज पहले पापा गुजरे, फिर मेरे को वापस लेके आए दिल्ली से, फिर लाके इस टाइम का मुझे बताया कि तेरे पापा नहीं रहे। पहले तो मेरे को वहां पे तो कहा कि चलो आप अपने पापा से मिल लो जाने से पहले, कि 2 महीने से आएंगे आप, तो आपको चलना पड़ेगा और आप मिल के आओ। मैंने कहा ऐसी तो कोई बात नहीं थी, मैं तो मिल के आई थी। बोले नहीं, आप छोटे हो ना, तो आपको मिलना जरूरी है। इस तरीके से मुझे वहां से वापस लेके आए, फिर मुझे बताया, फिर मैं बेहोश पड़ी रही 3-4 घंटे, फिर रात की 2-3 बजे मुझे होश आया, फिर खूब रोई। फिर मैंने अपना आप को समझाया, मेरी माँ को समझाया, मैंने देखो पापा कहीं नहीं गए, पापा यहीं पे ही है, पापा का ये शरीर बनाया हुआ है, पापा ने दिया मुझे ये सब कुछ, और ये छोटी बहन है, ये 3 भाई है, हम 8 बहन भाई हैं, तो पापा अपने साथ में ही है माँ, पापा कहीं पे भी नहीं गए। और मेरे लिए पापा लड़ते थे कि मैं स्पेशल हूँ, मैं कुछ करूंगी। तो मेरे पापा का जो वो एक टाइम में अभी आया है, तो मुझे जाना है। बस मुझे पता ही नहीं था कि मैं अमेरिका जाऊंगी तो मेरा नाम होगा, या फिर मेरे को इतना बड़ा कुछ मिलेगा, कुछ नहीं था। मुझे बस खाली ये था कि मुझे जाना है, और मेरे पापा कहते थे कि मेरी बेटी जाएगी, चील गाड़ी में बैठेगी, वो चील गाड़ी क्या, वो मुझे देखना है। और मेरे पापा हमेशा कहते थे मेरी स्पेशल बेटी है, तो वो कैसे मैं स्पेशल हूँ वो मुझे महसूस करना है माँ, और मुझे जाना है। तो फिर मैं माँ को समझा के और फिर मैं चली गई थी। वहां पे मैं रोती थी, और डांस के टाइम पे डांस करती थी, 1 घंटा लंच का मिलता था, उसमें मैं खाना नहीं खाती थी, बस जो भी स्कूल के बच्चे आते हैं उनको मैं डांस सिखाती थी, और उनके साथ में मेरा मन लगा लेती कि हाँ ठीक है, कोई बच्चे आए हैं, उनके साथ में बैठना है, मुझे गाना सिखाना, उनको डांस सिखाना। तो इस तरीके से मैं 2 महीने तक, फिर वहां की सरकार को पता चला कि ये तो बच्ची डांस भी बहुत अच्छा सिखाती है, तो उनकी तरफ से ऑफर आया कि इस लड़की को यहीं छोड़ के जाओ, ये हम टीचर बना के रखेंगे इसको यहाँ पे, और ये अभी चली जाएगी, इसके पेपर तैयार करके हम लोग इसको परमानेंट यहाँ बुला लेंगे। तो मेरे से बात करी, मैंने मना कर दिया, मैं कहा, मुझे यहाँ नहीं रहना, मैं तो सिर्फ यहाँ पे क्या मैं स्पेशल हूँ वो मैं देखने के लिए आई हूँ, मुझे यहाँ रहना नहीं है, यहाँ मेरी मम्मी है, मेरे भाई है, सब कुछ ये परिवार है। फिर उन्होंने कहा कि बोला देख, ये डांस से इसको बहुत अच्छी मान्यता मिल रही है, और यहाँ पे तेरे बहुत बड़ी बड़ी बुकों में नाम आ रहा है, तो बेटा आपको बहुत बड़ा नाम मिलेगा। मैंने कहा और नाम मिलेंगे,
मैंने कहा पैसे का तो मुझे पता नहीं है, पैसे हमने ज़िंदगी में कभी देखा नहीं है। 1-2 रुपए से देखते हैं हम लोग तो। और उन पैसों का क्या करूँ जो पैसे मेरे परिवार से दूर लेके आ जाए, मेरे समाज से दूर लेके आ जाए। मैं उन पैसों का क्या करूँगी? पैसे से थोड़ी ना आदमी ठीक है पैसा पैसे की जगह काम करता है, लेकिन ये परिवार नहीं देता पैसा। सब कुछ दे देता है लेकिन परिवार नहीं देता। वो परिवार मेरा है मेरा देश। मेरे देश से मुझे वापिस जाना है। तो इस तरीके से मैं वापिस आ गई। फिर मेरे को समझाया वहाँ पे राजीव गांधी भाई साहब आए थे, वो भी उन्होंने भी कहा कि बोले तेरे पापा गुज़र गए थे तो बोला वो जगह तो मैं नहीं ले सकता। मैंने सुना, मैंने कहा मेरे भाई तो बन जाओ। तो उन्होंने मेरे सिर पे हाथ रखा, फिर मैंने उनके राखी बाँधी। तो राजीव गांधी मेरे वहीं भाई बने। और ओके। मा और लता जी मैम वो भी वहाँ पे मिली, सरस्वती माता ही है हमारे लिए तो उन्होंने भी आशीर्वाद दिया, बोले बेटा तू स्पेशल है वाक़ई, तू बहुत बड़ा नाम करेगी देखना और तू बहुत आगे जाएगी। अब मुझे पता नहीं, मैं तो बहुत छोटी थी, लेकिन उनका आशीर्वाद ही मुझे वहीं मिला। तो गांधी ने कहा कि बोले बेटा तेरे को जब यहाँ रख रहे तू रहना क्यों नहीं चाहती? सरकार की तरफ से रह रही है, पता है तेरे को कितना बड़ा मान-सम्मान यहाँ पे एक बहुत बड़ा यहाँ पे मकान मिलेगा, तेरा परिवार यहाँ आके रहेगा। मैंने कहा मेरा ही तो परिवार रहेगा ना, मेरे समाज के लोग तो नहीं रहेंगे। मेरा पूरा राजस्थान तो नहीं रहेगा यहाँ, मेरा पूरा देश तो नहीं रहेगा यहाँ। मैं चाहती हूँ कि ये लोग मुझे बुलाएँ, इतना मान-सम्मान दें तो मुझे अपने देश से बुलाएँगे तो देश का ठप्पा लगेगा। यहाँ आ रही हूँ मैं, ये लोग इनवाइट करेंगे इंडिया से, तो मेरे देश का नाम भी होगा। और यहाँ नौकरी करने से क्या फ़ायदा भाई साहब? यहाँ मैंने देखे बड़ा-बड़ा कलाकार, मैंने रविशंकर जी का प्रोग्राम देखा, मैंने ज़ाकिर हुसैन जी का देखा, अल्लाह रखा साहब का देखा वहाँ पे प्रोग्राम, तो मैं समझती नहीं थी, मैं बहुत छोटी थी। पर मुझे ये पता था कि बहुत ही बड़े कलाकार हैं, जो एक सरस्वती माता उन पे ही एक मेहरबानी कर रखी है। भारत रत्न है, तो मैं भारत रत्न भी नहीं समझती थी। पर मेरे को इतना था कि सब लोगों ने कहा कि बहुत बड़े कलाकार हैं। तो मैंने वो जी। मिसाल भी दी उनको कि मैंने कहा यहाँ बड़े-बड़े कलाकार मैंने देखे हैं, जो एक सितार बजा रहे थे लंबी-सी, उनको मैंने देखा, जो तबला बजा रहे थे साहब वो देखा। अगर ये कलाकार अपने हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहते तो कितने जाकिर हुसैन हो जाते और कितने अल्लाह रखा साहब हो जाते और कितने रविशंकर जी हो जाते। अब अपनी ये संस्कृति की यहाँ सिखा रहे तो वो किस काम की है, वो तो यहीं एंड हो जाएगी। देश से आती तो और ज़्यादा नाम हो जाता। तो मैं चाहती हूँ मेरा डांस मेरे से ही स्टार्ट हुआ है अभी, तो मैं मेरे देश से ये करना चाहती हूँ। मैं मेरे जो गरीब लोग हैं, मेरे समाज की बच्चियाँ हैं, मैं उनको डांस सिखाना चाहती हूँ ये। तो मैं डर गई थी, मैं कहा मुझे तो वापिस जाना या नहीं रहना और मैं मेरे देश के साथ ही रहना चाहती हूँ वहाँ पे। गुलाबो जी 165 देशों में आपने इस डांस को इंट्रोड्यूस किया। जनरली ये देखा जाता है कि राजस्थान से हॉलीवुड की तरफ जाते हैं, लेकिन आप हॉलीवुड से राजस्थान की तरफ आई है। हॉलीवुड, बॉलीवुड दोनों में मैंने डांस किया हुआ है। मैंने एक बहुत बड़ी 83 में एक फार फैमिली फ़िल्म बनी थी, अमेरिकन की थी, अमेरिकन फ़िल्म थी, वो बहुत बड़ी बजट की फ़िल्म थी। 83 में बनी थी वो, फार फैमिली के नाम से थी। उसमें भी मैंने किया, जंगल बुक में किया मैंने, एक दिसीवर एक फ़िल्म बनी थी उसमें किया, उसके बाद अजूबा, बँटवारा, क्षत्रिय हिंदी फ़िल्में थी ये, इनमें मैंने किया और अच्छा लगता है वो बस खाली 5 मिनट का 2 मिनट का अपना डांस करके। लेकिन मैं चाहती हूँ कि मैं मेरे राजस्थान में रहूँ, मैं मेरे अपना राजस्थान का डांस और राजस्थान की जो सांस्कृतिक है, राजस्थान की जो परंपरा जो एक एक भाषा है, जो एक भेष है, जिसको ड्रेस बोलते हैं वो है, एक जो एक सांस्कृतिक है उसको मेरे को ज़िंदा रखना है। और जी। अब मेरे को अच्छा लगता है कि अभी बॉलीवुड वाले जो कोई न कोई राजस्थानी तड़का डालते हैं फ़िल्मों में, कि राजस्थानी गाना हो गया या राजस्थानी डांस हो गया या फिर कालबेलिया डांस हो गया। तो वो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि बॉलीवुड वाले भी इधर आ रहे हैं और वो भी एक राजस्थानी डांस को मान्यता दे रहे हैं, राजस्थानी भाषा को, राजस्थानी वेशभूषा को, वो भी आज मान्यता देते हैं कि आज ऐसी ड्रेस होनी चाहिए, ऐसे कपड़े होने चाहिए। तो अच्छा लगता है ये चीज़ें। सभी बड़े-बड़े अवार्ड से आपको सम्मानित किया गया और पद्मश्री अवार्ड जब आपको मिला, तब कैसा लगा आपको? मेरे को बहुत अच्छा लगता है कि कोई मान-सम्मान करता है। एक आदमी रोड पे डांस करता है, उसको 2-2 पैसे, 3-3 पैसे से उसको तराशा जाता था और एक आज मैं पूरे भारत की बेटी हो गई हूँ और भारत की तरफ राइट। से मुझे एक पद्मश्री जैसी एक एक महान एक चीज़ मुझे जो एक दिया है, मुझे ये सम्मान जो दिया है, वो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि ये डांस मेरे से ही स्टार्ट हुआ है। और मैं ही यहाँ तक पहुँच जाऊँगी, इस डांस को इतना बड़ा सम्मान मिल जाएगा। 2010 में
मेरे डांस को यूनेस्को में शामिल कर लिया गया है, तो इसको एक हेरिटेज मिला है। तो अभी मेरे को पिछले साल 2019 से मुझे वहाँ जापान में ये यूनेस्को अवार्ड दे के उन्होंने सम्मानित किया मुझे, राणा अवार्ड मिला हुआ है मुझे। तो मैं ये सोच के नहीं निकली थी, मैं अपने डांस की दीवानी थी और ये था कि ये डांस पूरी दुनिया में फैल जाए, घर घर में गुलाबो हो जाए। अब मेरा ये है कि ये पद्मश्री मिलने के बाद तो मेरी ये होगी कि मेरा एक कदम और आगे बढ़ने की हिम्मत मिली है मुझे, और मेरे को एक कदम ही नहीं 4 कदम और आगे बढ़ के बताना है। और मेरा एक ड्रीम है कि अब ये चाहे पूरे वर्ल्ड में घर-घर में गुलाबो हो जाए और ये घर-घर में कालबेलिया डांस हो जाए और बस इसी डांस से पहचाना जाए कि नहीं। अगर अभी वैसा ही है कि ये डांस नहीं होता तो कोई फेस्टिवल होता ही नहीं है। तो होता है तो बहुत आधा-अधूरा लगता है कि यार कालबेलिया डांस नहीं हुआ, वो होना चाहिए था, गुलाबो वाला डांस होना चाहिए था। अब वो नहीं हुआ तो ऐसे ठंडा-ठंडा लगता है। डांस की स्टेप्स पहले से डिसाइड होती है या आप जस्ट करते जाते हैं और होता जाता है डांस? तो मैं तो बचपन से सबों के साथ कर रही थी और मुझे तो जी। अपना आप ही वो बीन की धुन पे उन पे आ गया और वो कमर के बल से अंगूठी उठाना, वो जैसे-जैसे मैं नाचती गई, जैसे-जैसे वो गाना वो डांस आता गया, फिर मैंने पुष्कर मेला पे गाना बनाया। अरे रे रे रे! वो गाना ही मेरा खुद का बनाया हुआ है, तो उसी में वो मैंने गाना स्टेप बनाए। हाँ, और ये काली ड्रेस है वो भी मेरी खुद की अपनी डिज़ाइन है। तो ये डांस मेरा और ये काली ड्रेस का जो डिज़ाइन है वो भी मेरा और ये गाना भी मेरा। ये तीनों चीज़ें और गुलाबो भी मेरी। तो ये चारों चीज़ों का ही मेल है। चारों चीज़ें एक साथ होती है तो इसका कलर ही और आ जाता है। चारों चीज़ें जुड़ के और एक डांस बनता है ये। जो ड्रेस बनाया आपने ब्लैक कलर का, इसका वेट कितना है? जो पूरा ज्वेलरी के साथ में जो अगर ज्वेलरी के साथ पूरा ज्वेलरी पहन के पहनते थे 15-16 किलो की ड्रेस थी वो। 20 किलो का बैग तो ये हमारा खाली ड्रेस का ही गिना जाता है कि भाई 20 किलो तो वज़न है। उसके बाद 5 किलो के कपड़े हम हाथ में ले जाते हैं पहनने के लिए। बाकी तो ये सारा 20 किलो का बैग अलग ही गिना जाता है हमारा, ये ड्रेस। इस ड्रेस पे इतने सारे सितारे लगाने का रीजन कोई? क्या का हमारा जो समाज है वो है सपेरा समाज है और हम लोग गुरु पंथ में हैं। कनि पावनाथ जी के शिष्य हैं। गुरु गोरखनाथ, मच्छंद्रनाथ, पार्श्वनाथ, गुरु कनि पावनाथ, तो कनि पावनाथ जी के हैं हम। इसीलिए हम जंगल में रहते हैं कि हमारे गुरुजी सांपों का ज़हर निकाला था। तो हम लोग भगवा पहनते हैं, केसरिया कलर के कपड़े। हमारे जो आदमी लोग हैं वो केसरिया कलर के कपड़े पहनते हैं और वो केसरिया कलर का ही सापा पहनते हैं। हमारे जो औरतें हैं वो लाल पहन लेगी, पीला पहन लेगी, हरा पहन लेगी, एक सफ़ेद और काला नहीं पहनेगी। हम उसको बेशुभ मानते हैं कि सफ़ेद नहीं पहनते और ये काला नहीं पहनते। सफ़ेद पहनते तो उसके ऊपर काँच कसीदे का काम करके वो पहन लेते थे, लेकिन हमारे सफ़ेद बहुत कम चलता है, काला। काला कपड़ा इसलिए नहीं पहनते कि बिल्कुल ही काला नहीं चलता हमारे। लेकिन मेरी पता नहीं मेरे किस्मत पे डिक्शनरी में ईश्वर ने ऊपर वाले ने लिख के भेजा था कि काला कपड़ा तेरे को बहुत पसंद आएगा। तो काला कलर मुझे बहुत पसंद था, शुरू से लाल और काला, ये दोनों। तो शुरू से मैं लाल ड्रेस पहनती थी या फिर मैं काला, तो काला मुझे पहनने नहीं देते थे पापा, तो फिर मैं ब्लू कलर के कपड़े पहनती थी ज़्यादा। तो ब्लू और पीला और लाल 3 कलर मेरे फ़ेवरेट हैं। तो आज ही मैं पीला ही पहन के बैठी हूँ। फ़िल्म देखी एक, आशा फ़िल्म देखी थी। मैंने कहा ये तो पहन रखे काले कपड़े। मैं तो बहुत छोटी थी जब जब मैं कोई 7 साल की होंगी, 7-7। तो मैंने कहा ये तो पहन रखे हैं। मेरा भाई लेके गया था मुझे फ़िल्म में, रक्षा चला के आया, फिर कहा कि बोले तेरे को फ़िल्म दिखाता हूँ, देख वो इतना अच्छा डांस कर रही है, तेरे जैसी लगती है बिल्कुल, बोला तू चल। तो मेरे को भैया लेके गए। मैंने कहा हाँ, ये तो काली ड्रेस पहन रखी है इसने। तो मैं तो आके पापा को बोला, मैंने कहा पापा मेरे को तो वो वैसी ड्रेस चाहिए और जो वो फ़िल्म में पहन रखा था। बोले बेटा वो काला कपड़ा है, काला अपने नहीं चलता। मैं 1 महीने तक रोई। तो मेरे पापा ने कहा कि बोला तू चाहे कितनी रो ले मैं नहीं दूँगा पैसे तो, इस ड्रेस के लिए तो। मैंने कहा मैं ऐसा कलर बदल दूँगी उसका पापा को काला कपड़ा दिखेगा ही नहीं। आप मुझे एक बार पैसे तो दे के देखो। फिर मेरे पापा मुझे कम से 1 महीने बाद में ₹50 दिए। ₹50 का फिर मैंने वो कपड़ा लिया, ₹1 मीटर के हिसाब से 6 मीटर कपड़ा लिया था। 2 मीटर मैंने अपने चोली के लिए लिया, 2.5 मीटर चुन्नी के लिए लिया। फिर उसके ऊपर मैंने पाइपिंग के कपड़े लिए 7 कलर के, लाल, पीला, हरा, गुलाबी सारा। लाल कलर वो पाइपिंग वाले कपड़े लिए मैंने, आधा-आधा मीटर वो लिए सारे कपड़े और मैंने कहा कि इसके ऊपर पाइपिंग लगा दूँ।
पाइप पहनने के बाद फिर भी काला कपड़ा दिख रहा। मैंने कहा, फिर मैं गई दुकान पे, वो लच्छी लेके आई इसकी गोटे की, व्हाइट वाली। मैंने कहा इसके कंगोरे बना दो इसके अंदर, वो बना दिए। फिर भी लाल वो काला काला कलर दिख रहा है, छोटा छोटा। मैंने कहा अब मैं इसके अंदर मैं अपने खुद की कारीगरी करूंगी। फिर वो टेलर के पास बैठ के मैंने गोटा लगवाया, पाइपिंग लगवाई, सिलवाया, तो कपड़ा कम पड़ गया। बोले छोरी कपड़े कम पड़ रहा है ये तो। मैंने कहा ऐसे करो, आप नीचे से घेर कर दो और ऊपर से इसको छोटा कर दो, बेल्ट टाइप में बना दो इसको। तो बनाने वाले मोमडन था, तो वो सारा टाइप में बना दिया मेरे को वो ड्रेस। बोले मैं बना देता हूँ तेरे को। तो वो अपने सारा टाइप में वो घाघरा बना के दे दिया मुझे। बोला ये तेरे फिट बैठेगा अभी। मैंने कहा ठीक है। फिर मैंने सितारे खरीदे। फिर वो जो काला काला कलर लग रहा था वहां पे मैंने सितारे लगा दिए पूरे। पूरे 1 महीना लगा मुझे लगा के तैयार कर दी। कमीज पे पूरे पे सितारा लगा दिए मैंने। मैंने कहा पापा देखो अब कहाँ से काला लग रहा है ये। बोले तेरे आगे तो भगवान भी नहीं जीत सकता, तू अपनी जिद की पक्की निकली, तूने पूरा ढक दिया है इसको। मैंने चुन्नी के भी वो सितारे सितारे लगा के और व्हाइट और वैसे रंग बिरंगे और पूरी कलरफुल ड्रेस कर दी इसको। तो मैंने कहा देखो कहने में काली है, बाकी कलरफुल है, पूरा राजस्थान का पूरा कलर आ गया है इसके अंदर। तब जाके मुझे इजाजत मिली थी इस ड्रेस पहनने की। फिर मैं पहन के फिर वहां गई थी, रामदेवरा गए थे हम लोग। प्रोग्राम नहीं करती थी मैं जब, तो मैं फिर रामदेवरा बाबा के वहाँ रुणीजे जोधपुर से आगे वहां गई थी फिर मैं पहन के। तो वहां पे इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई पहने हुए वो काली ड्रेस। और रीना राय को देखा आपने, रीना राय को देखा आपने। मैं छोटी सी, कहाँ रीना राय, कहाँ मैं, लेकिन वो वैसी ड्रेस पहन रखी। फोटो खिंचवा रहे, इतने सारी स्टूडियो में जाके इतनी बड़ी बड़ी फोटो खींची मेरी, वो डफली के साथ इस तरीके से एक्शन करा करा के फोटोग्राफर फोटो खींच के पूरी दुकान पर लगा ली उसने फोटो में। मेरे पापा को कहा, मैंने कहा पापा ये ड्रेस तो बहुत फेमस होगी, पता है आपको, सब लोग मेरे साथ फोटो बनवा रहे हैं। अरे बोले पागलो, तेरे नहीं बनवा रहे, वो एक्टर को देखते हुए बनवा रहे हैं, तू एक्टर है क्या। आपने एक रियलिटी शो बिग बॉस में भी पार्टिसिपेट किया, कैसा एक्सपीरियंस रहा? अच्छा लगा मुझे क्योंकि एक बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी, मैं तो मेरे राजस्थान की सेलिब्रिटी, राजस्थान में रहती हूँ और वहाँ के लोगों के बीच में जाने का मौका मिला। बाकी मेरे को जो पहले बार कहा था तो मैंने मना कर दिया था। मैंने कहा मैं तो भाई राजस्थान की हूँ, मेरे को नहीं खाना बनाना आता। आप तो खाना भी बनवाते हो वहाँ, नहीं खाना बनाना आता है मुझे, और नहीं मुझे कुछ पढ़ना लिखना आता है, तो मैं तो कुछ नहीं जा सकती वहां पे। मैं डेनमार्क थी उस टाइम पे जब मेरे को ऑफर मिला, डेनमार्क थी। तो जब उन्होंने कहा कि बोला आप बोला हम आपको तैयार कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप तो आ जाना। मैंने कहा नहीं मैं नहीं आऊंगी। तो मेरे बच्चे ने सुन लिया, पास में खड़ा था, बोले माँ कोई बिग बॉस का नाम ले रहे थे आप। मैंने कहा हाँ है रे, वो जो बिग बॉस होता है ना उसमें जो जाते हैं सब लोग, उसे एक घर में बंद रहते हैं, क्योंकि मुझे टाइम मिलता नहीं था, मैं तो पेरिस रहती थी ज्यादा। मैंने कहा वो लोग मुझे इनवाइट कर रहे थे। बोला माँ आपने मना कर दिया। मैंने कहा हाँ। बोले वापिस फोन करेंगे। मैंने कहा हाँ करने के लिए बोला कल। बोला आप बात मत करना, वो हमें करवा देना। मैंने कहा ठीक है। जी। उनका वापस फोन आया तो मैंने उनको बात करवा दिए। उन्होंने कहा सब माँ है ना, उनको हम समझा लेंगे, आप तो कॉन्ट्रैक्ट लेटर भेज दो, हम अभी डेनमार्क में हैं, तो मैं अभी फैक्स नंबर देता हूँ आपको, आप तो नंबर भेज दो और माँ को हम तैयार कर लेंगे। तो फिर मेरे जी। बच्चों ने कहा कि बोले माँ चाहे आप एक रोज ही जाके आ जाओ, आप जाके आओ। मैंने कहा बेटा उन लोगों के बीच में मैं करूंगी क्या। बोला माँ पता है आपको राजस्थान का नाम होगा, राजस्थान से पहले एक सेलिब्रिटी जाएगी वहां पे, राजस्थान से भी कोई नहीं गया, सीजन 5 भी चल रहा है अभी तो। मैंने कहा राजस्थान का जब नाम आता है तो वहां मैं चली जाऊंगी, कोई दिक्कत नहीं है, फिर तो मैं चली जाती हूँ। फिर हमने तैयारी कर ली और वहां गए। मुझे बहुत अच्छा लगा, सब लोगों के बीच में रहने का मौका मिला और सब अच्छे अच्छे लोग थे। और बस वो उनको बहुत अच्छा लगता था कि मैं राजस्थान की हूँ और मेरे से ही गाना स्टार्ट हुआ, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, समाज की औरतों को आगे ले रही हूँ। जैसे मैं अमेरिका से वापस आई थी तो मैंने, जब मेरे समाज वालों ने कहा कि बोला आप हमारी बेटियों को भी सिखाओ। मैंने कहा मैं आपकी बेटियां, आप बेटियां रखते ही नहीं हो, बेटियों को तो जिंदा ही मार देते हो आप, तो मैं कहाँ से सिखाऊंगी। तो नहीं नहीं बोला हम आज से प्रॉमिस करते हैं कि हमारे अब आज के बाद हम किसी बेटी को नहीं मारेंगे। बोला वो तेरे जैसी बेटियां चाहिए हमें भी। तो अमेरिका से आने के बाद तो एक लड़कियों की जान बची हमारे, कोई बेटी को नहीं मारते हमारे समाज में। आज तो 8-8 10-10 लड़कियां, 5-5 6-6 लड़कियां हैं एक ही घर में, कोई बेटियों को नहीं मारते। तो सबसे बड़ी जीत ये हुई अमेरिका से आने के बाद तक कि बेटियों की जान बची। दूसरा ये कि हमारा समाज मेरे को बहुत मान सम्मान दिया, फिर सॉरी बोला, समाज की अध्यक्ष बनाया मुझे। कहा कि बेटा जो आप जो गाइडलाइन देंगे हम उसी में चलेंगे। आप दुनिया देख ली छोटी सी उम्र में,
तो आपको ज्यादा पता चल रहा है दुनिया का। हम तो जंगल में रहते थे, हमें पता होता नहीं था कि क्या दुनिया है, क्या लोग हैं। अब आपको सब चीज का पता चला तो आप हमें गाइडलाइन करते रहना। फिर मैंने कहा पहले तो देखो, मैं पढ़ी लिखी नहीं, तो मुझे पता है प्लेन में कितनी प्रॉब्लम आई है, तो आप बच्चों को पढ़ाना लिखाना स्टार्ट करो। तो मेरे तो वापस आते शादी हो गई थी, 85 में गई थी, 86 में शादी हो गई। तो मेरी बेटी हुई थी, तो मेरे 3 साल के होते ही मैंने उसको स्कूल में डाल दिया। तो समाज वालों ने कहा कि बेटा देख, आप तो निकल गए सही है, लेकिन आपने स्कूल में क्यों डाला बेटी को? मैंने कहा पढ़ेंगे नहीं तो बढ़ेंगे कैसे फिर? पता ही नहीं चलेगा दुनिया का। पढ़ना तो चाहिए ना। अब मैं पढ़ी लिखी नहीं, तो मुझे प्रॉब्लम आती है एयरपोर्ट पे जाते तो कौन इमिग्रेशन फॉर्म भरे, कौन क्या करे। यहाँ पे तो ठीक है, इंडियन आदमी कोई भी हेल्प कर दे, लेकिन विदेश में जो वहां उतरते तो वहां पे भी इमिग्रेशन फॉर्म भरना पड़ता है। वो नहीं भरो जब तक आपको जाने नहीं दे उनके देश में, एयरपोर्ट में बिठा के रखते हैं। तो मैंने कहा वो चीज होना बहुत जरूरी होता है ना, कि वो नाम पता लिख ले कोई भी। तो फिर धीरे-धीरे वो समझे। फिर अपने बच्चों को भी उन्होंने पढ़ाना लिखाना स्टार्ट कर दिया। फिर मैंने बेटी को एमजीडी स्कूल से ही पढ़ाया है, महारानी गायत्री देवी जी स्कूल से ही, क्योंकि उनको बेटी को भी 6 साल की थी तभी उनको राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया था, राखी को भी। तो वो भी बहुत बड़ी एक मतलब सेलिब्रिटी बन गई थी हमारी 6 साल की उम्र में मेरी बिटिया। तो उनको फिर महारानी जी ने कहा कि बोला जब आपकी बेटी को राष्ट्रपति अवार्ड मिल गया भाई, 8,000 कलाकारों में फेमस आई है, तो इसको अब आप ऐसे करो, हॉस्टल में रखो। आपके साथ रहेगी तो पढ़ नहीं पाएगी। फिर मैंने बेटी को हॉस्टल में छोड़ दिया। मेरी एक ही बेटी थी उस टाइम पे, तो मैंने उसको हॉस्टल में छोड़ दिया 6 साल की उम्र में। और वहां पे पढ़ाई की मेरी बेटी ने, बहुत अच्छी पढ़ाई की है उसने। पूरी पढ़ाई करने के बाद फिर इंग्लिश एमए किया उसने, और वो राजस्थानी फिल्मों की हीरोइन है। 2-3 फिल्में की उसने। पक्की हीरोगिरी की मैन रीड किया उसने, राजू राठौड़, और काफी फिल्में, अभी 1-2 फिल्म और है उनके पास। कथक डांस में वो कथक डांस सीखा उन्होंने। और मेरे वाला डांस तो वो कार्बन कॉपी है, मेरे से बहुत सुंदर है, लेकिन सब कहते हैं आपकी कार्बन कॉपी है। तो वो बहुत अच्छा डांस करती है मेरी बेटी। तो 5 बच्चे हैं मेरे, 3 बेटियां हैं और 2 बेटे हैं। और मैंने सब बच्चों को पढ़ाया लिखा है। और अब समाज के भी सब लोग अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, और सब शहर में रहने लगे हैं, घरों में रहते हैं। और मतलब ऐसा लग रहा है कि बहुत बदलाव हो चुका है समाज का। वो सारे बच्चे सब जीन्स टॉप पहनते हैं, लड़कियां जीन्स टॉप पहनती है, आदमी हमारे मतलब सब अच्छे अच्छे कपड़े पहनते हैं, पढ़ते हैं, लिखते हैं, सब बिजनेस कर रहे हैं, मांगने का काम छोड़ दिया। कोई ना कोई, कोई रिक्शा चलाता है, कोई काम करता है, कोई अपनी मजदूरी करता है, कोई बीन बजाने का काम करता है। तो पूरा परिवार मतलब समाज एकदम चेंज हो गया। अब अपनी कम्युनिटी की भी हेल्प करती है, मेडिकल बिल पे करना, एक्सेट्रा, उनकी उनकी कला को खरीदना और आगे बेचना। वो कैसे करते हैं आप? जैसे कोई बीमार हो जाता है बच्चा, पहले से ही है कि जैसे मान लो एक बार मैं प्रोग्राम करके आ रही थी, तो किसी को बच्चा हुआ ही था, डॉक्टर वो लेके गए तो उसको 10,000 रुपए मांगे उससे। वो रोती हुई माँ मिल गई मुझे। मैंने कहा क्या हुआ? मैं प्रोग्राम करके आ रही थी कि मेरा बच्चा बीमार है, 10,000 रुपए मांग रहा है, डॉक्टर मैं कहाँ से दूं? और ये तो बहुत सीरियस है, अभी भी जन्माई है, मेरे पहला पोता हुआ है। मैंने कहा वापिस लेके चलो। मैं बोलती हूँ डॉक्टर को। मैंने वापिस, चाइल्ड हॉस्पिटल है मेरे घर के पास में, मैंने उनको बोला, मैं डॉक्टर साहब ये मेरा भतीजा है, आप उनको भर्ती करो, मैं आपको पे करूंगी, जितना लगेगा मैं दूंगी, मरना नहीं चाहिए ये बच्चा। उसकी जान बची। फिर मैंने उनको नाम ही लिखवा दिया मेरा। मैंने कहा जो भी आके मेरा भतीजा बने, चाहे मेरा भांजा बने, कोई भी आ जाए, मेरा नाम ले ले, हम गुलाबों के परिवार में से हैं, और गुलाबो हमें जानती है। साहब ने कहा आप सबका इलाज कर दो, पैसे मैं दे दूंगी, चाहे मैं अमेरिका हूँ, चाहे मैं लंदन हूँ, चाहे मैं फ्रांस में हूँ, चाहे मैं डेनमार्क में हूँ, मैं आके आपको पेमेंट कर दूंगी, आप उनकी हेल्प कर देना। तो मैं बच्चों की उस तरीके से, चाहे बड़ा भी बीमार हो जाता तो उनकी भी वो डॉक्टर साहब हेल्प कर देते हैं। और अभी कोरोना काल में भी मैंने जितना मेरे से बना है, मैंने कम से कम 5-6 हजार जो किट होते हैं वो मैंने बांटे, खाने का और पूरे अनाज का, जो भी मेरे से बना, पैसे भी दिए, सामान भी दिया उनको। और जिस जा जाके मिलती भी रही, मैं उनको टाइम टाइम पे उनको संभालती भी रही। और आज भी ऑनलाइन में डांस सिखाती हूँ, उनके पैसे आते हैं, मैं उनके किट बना के उनको देती हूँ। आप सभी से ये भी कहना चाहती हूँ कि अगर आप कोई हेल्प करना चाहते हैं कि भाई ठीक है, हमारी ज्वेलरी है, जैसे हाथ की बनाई हुई ज्वेलरी होती है, वो बहुत अच्छी है, एक दूसरे को अगर गिफ्ट करने का बहुत अच्छा मौका है। और गुदड़ियां हैं जिसको कारपेट आप वॉल पे भी लगा सकते हैं, उसकी कुछ चुन्नी भी बना सकते हैं, आप कुछ पहन भी सकते हैं, टेबल पे भी लगा सकते हैं। तो ऐसे हाथ की कला सारी बनाई हुई है हमारी, जो मोतियों का हार है, गुदड़ियां हैं। तो ऐसी चीजें अगर लेना चाहे तो
हम ये सपना चैनल से आप कांटेक्ट कर ले, हम लोग इनको भेजेंगे और आप आगे मतलब एक हेल्प कर सकते हैं इन चीज के लिए कि आपके पास में चीज पहुंच जाएगी, उन लोगों के पास में पैसे पहुंच जाएंगे, उनके बच्चों को रोटी मिल जाएगी, तो ये हेल्प की हेल्प हो जाएगी और हमारा हाथ की बनी हुई निशानी भी आपके पास पहुंच जाएगी। तो ये बहुत मुश्किल से, क्योंकि पहले हम लोग नहीं देते थे, लेकिन अभी कोरोना काल में क्या कि प्रोग्राम तो है नहीं, तो इसलिए कलाकार बहुत परेशान है अभी। और कलाकारों की हेल्प करना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो कला भी खत्म और कलाकार भी खत्म। तो हम आपसे सबसे यही कहते हैं कि हम हमारा सम्मान दे रहे हैं आपको, हम हमारी कला, हाथ की कला दे रहे हैं और वो आपको निशानी टाइप में लेना है और हम आपको भेजेंगे और आप कांटेक्ट करेंगे सपना एंड सपना चैनल से। डेफिनेटली हम आपकी हेल्प करेंगे, इसमें शेयर करेंगे। ये डांस लड़कियां ही करती है या फिर लड़के भी करते हैं? करती है और जेंट्स भी कोई कोई करता है, सब ग्राम्य भवाई करते हैं और कोई बंजारा डांस के हिसाब से करते हैं। जैसे मेरा बेटा पहले दिनों वो बंजारा डांस करता था, मैंने स्टार्ट किया बंजारा डांस करवाना, बेटे को छोटा सा था जब से स्टार्ट कर दिया था डांस करवाना उसको मैंने, फिर वो बंजारा डांस के नाम से फेमस हुआ। फिर वो एक ब्राजील से मैं फ्यूजन ग्रुप में भी हूँ, विदेश में, वहाँ फ्रांस में मेरा ग्रुप है चैरिटी रोबिन के साथ। तो वहां पे एक ब्राजील का लड़का आया था, तो वो दरबुका का हाथ वगैरह सारा बजाता है, उसको इसने देखा, बोले मैं सीखूंगा ये। वो तो यूं सीख गया, आज जयपुर में नंबर 1 परकुशन है ये, सारे विदेशी साज बजाता है, दरबुका और यूदू और ओशियन ड्रम, कहान और सब बजाता है, खड़ताल बजाता है, मोरचंग बजाता है, ढोल बजाता है, नगाड़ा बजाता है, चंग बजाता है। ऑनलाइन आप सीख सकते हैं बेटे से, वो जूम पे मैं सिखाती हूँ डांस, तो जूम पे आप आके डांस सीख सकते हैं। आपने तो इस नृत्य को फ्यूजन टच भी दे दिया। मेरा खुद का डांस किया मैंने, मेरा खुद का गाना गाया, वो गिटार बजाई, कोई विदेशी साज वो बजा रहे थे और मैं आज पूरी दुनिया में राजस्थान में आज चला है फ्यूजन में, तो आज से 20 साल पहले करके आ गई वहां पे। मुझे पता नहीं था कि मैं फ्यूजन कर रही हूँ, मुझे खुद को पता नहीं था। मैं तो जब यहाँ देखा ना कि तुम विदेशी साज के साथ इसको फ्यूजन बोलते हैं क्या, ये तो मैं करके आ गई वहां पे, मैंने 20 साल किया है वहां पे ये। कौन सा गाना गाते थे आप? हमारे लिए भी गा दीजिए आज। मेरा सबसे ज्यादा जो फेमस हुआ था वो था सबसे पहले जो मैंने रिकॉर्ड किया था 92 में, वो देख पुंदिल ने झूरे रे बमर सन झूरे नी रे पुंदिलेरी माताड़ी रे बमर सरी माताड़ी, देख पुंदिलेरी आवे नी रे बमर सरी आवे नी रे पुंदिलेरी ओळूडी रे बवर सरियोड़ूड़ी, देख पुंदिल ने बर जोनी रे बवर सन्नी बर जोनी रे पुंदिला परदेसा मत जा रे बवर मारा परदेसा मत जा। ये गाना है कि एक लड़का है और मतलब अपने माँ बापों का एक ही बेटा होता है और वो विदेश चला जाता है शादी होने के बाद में, कि कहता कि मैं साल भर कमा के लाऊंगा और फिर अपन आराम से अपनी जिंदगी जी लेंगे, साल भर की बात है। लेकिन वो वापस नहीं आता, कमा लेता है वो, जब आने से एक रोज पहले उसको कोई मार देते हैं वहां पे, तो उसके गम में उसकी माँ और उसकी वाइफ ये गाना गाती है कि हमने आपको मना किया था, परदेश में मत जाओ, आप अब चले गए तो हम लोग क्या करें। तो इस तरीके से ये इमोशनल गाना है और मैं बचपन से गाती हुई आ रही हूँ इस गाने। बहुत खूबसूरत गाते हैं आप, बहुत ही खूबसूरत। बहुत सारी कलाओं का संगम है आप। मेरा सपना, सबसे बड़ा सपना मेरा स्कूल बन जाए और घर घर में गुलाबो हो जाए, और मेरा स्कूल पुष्कर में जो बन रहा है वो कंप्लीट हो जाए, उसमें मैं बच्चों को डांस सिखाऊं और उन्हीं बच्चों को मैं वर्ल्ड टूर पे लेके जाना चाहती हूँ। ये मेरा सबसे बड़ा ड्रीम। बहुत खुशी हुई आपसे मिलके, बहुत ही इंस्पिरेशनल लाइफ स्टोरी है आपकी, और हमारा बेस्ट विशेष है आपके साथ कि आपके सारे सपने जल्दी जल्दी पूरे हो जाए, हर घर गुलाबो हो जाए। आशीर्वाद हो, मेरा स्कूल कंप्लीट होने जा रहा है, कंप्लीट हो जाए और मैं बच्चों को पढ़ाऊंगी, डांस भी सिखाऊंगी, हैंडीक्राफ्ट का काम भी उसमें सिखाऊंगी, बीन बजा बनाना,
जो भी कांच के सीधे का काम, डफली कैसे मंडते हैं, जहर कैसे निकालते हैं, बिच्छू का जहर, सांपों का जहर, काजल कैसे बनता है, बुखार की दवाई कैसी है, निमोनिया की दवाई कैसी है, सब चीजें बताएंगे हम लोग वहां पे, और सब चीजें सिखाएंगे। और ये स्कूल इंटरनेशनल होगा, बाहर की जो भी आएंगे सीखने के लिए, उनकी भाषा हम सीखेंगे, हमारी भाषा उनको सिखाएंगे, हमारा डांस, तो संस्कृति की एक दूसरे को हम लोग बांटेंगे कि आपकी कला हमें सिखाओ, हमारी कला आप सीख। अरे रे 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 वे कालियो गयो रे बड़ो मेला, मेरी कालियो गयो रे बड़ो मेला, रिलायो काली लकेड़ी। अरे रे 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 काली लकड़ी के नो नोता, वे गवाल्यो छाळ्या में ले गयो। अरे रे 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 मोटर पड़ी धरणा, रिमोटर पड़ी धरणा, जयपुर जा बालो कोने। अरे रे 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 मैंने करोना जोड़ा इसके अंदर। अरे रे 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 रिमे तो हाथ धोना, रिमे तो हाथ धोना, करोना ने भगाऊ रे। अरे रे 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 रिमे तो नाचू और गाऊ, रिमे तो नाचू और गा, करोना ने भगाऊ रे। अरे रे 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 रिमे तो मुंह पे मास्क लगाओ, रिमे तो मुंह पे मास्क लगा, करोना ने भगाऊ रे। अरे रे 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 री 2 गज की दूरी मेरा को, री 2 गज की दूरी मेरा को, करोना ने भगाऊ रे। अरे रे 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 Thank you for joining us. Thank you for your valuable time. अच्छा लगा आपसे बात करके। शुक्रिया। Thank you, viewers. Thank you for joining us.